हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। तो हम शुरू करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का पहला टॉपिक, दैट इज ओरिजिन ऑफ सॉइल। कि भाई हम जिस मटेरियल को पढ़ने वाले हैं, आगे सॉइल के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो ये जाने ना कि ये सॉइल आई कहां से, इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ऑल्दो मैंने एक इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बात जरूर बताई थी कि इस टॉपिक का आपके एग्जाम से कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। एग्जाम में नहीं पूछा जाता इस टॉपिक से कुछ भी बहुत ज्यादा, कभी कभार पूछा जा सकता है, लेकिन जो रेगुलर पैटर्न है एग्जाम्स का उसमें ओरिजिन ऑफ द सॉइल से क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते हैं। लेकिन फिर भी ये चैप्टर पढ़ना जरूरी इसलिए है कि जो मटेरियल हमारे पास है, जिस मटेरियल की प्रॉपर्टीज और जिस मटेरियल का एनालिसिस हम करने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, उस मटेरियल के फॉर्मेशन की कहानी तो पता चले कि वो मटेरियल आया कहां से। तो उसी के लिए एक छोटा सा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द सॉइल। इसको समझते हैं जरा कि सॉइल आई कहां से। तो देखिएगा जरा, इस सॉइल के फॉर्मेशन की बात हम लोग करने वाले हैं। और सॉइल के फॉर्मेशन को समझने के लिए एक सिंपल सी बात मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे पास सपोज करिए एक रॉक है। ये रॉक कोई सी भी हो सकती है। इट कैन बी इग्नियस रॉक, इट कैन बी मेटामॉर्फिक, इट कैन बी सेडिमेंट्री। हमको रॉक के क्लासिफिकेशन पे जाना ही नहीं है। रॉक का क्लासिफिकेशन तो सेकेंड ईयर में हम जियोलॉजी में पढ़ा करते थे। खैर, हमारे पास एक रॉक है। अब क्या हुआ कि ये रॉक कहां पर है सिचुएटेड? बनी बात है, ओपन एटमॉस्फेयर में है। भाई खुले में तो रखी होगी ना कोई चट्टान। तो ये रॉक एक ओपन एटमॉस्फेयर में रखी हुई है कहीं पर भी। अब इस रॉक के कांटेक्ट में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। हवा का कांटेक्ट लग रहा है, हवा आके इस रॉक से टकरा रही है, पानी आके इस रॉक से टकराएगा, और भी कई सारी गैसेस होंगी जो इस रॉक के साथ इनकाउंटर करेंगी, इस रॉक के साथ टकराएंगी। तो कहीं ना कहीं इस रॉक का टूटने की प्रोसेस चालू होगी, और इस टूटने की प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। तो ये हमारे पास एक रॉक थी, इस रॉक के साथ वेदरिंग का प्रोसेस होगा, और वेदरिंग के कारण मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा, और उस प्रोडक्ट का नाम होगा सॉइल। ये एक बहुत बेसिक सी बात हमको लग रही है कि रॉक थी, टूट गई, सॉइल बन गई। बोलने में तो बड़ा आसान है कि रॉक वेदर किया, मतलब डिसइंटीग्रेट किया, और सॉइल का रूप ले लिया उसने। प्रोसेस बोलने में सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा वहां पर, इसके साथ भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है वही चीजें अपन यहां पर डिटेल में समझेंगे। तो मेरे पास एक रॉक थी, इस रॉक के साथ हुआ वेदरिंग का प्रोसेस। वेदरिंग क्या होता है डिटेल में बात करेंगे। वेदरिंग का प्रोसेस हुआ, और वेदरिंग के कारण जो प्रोडक्ट मुझे मिला, दैट इज सॉइल। अब सवाल उठा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदरिंग, ये वेदरिंग होता क्या है। तो जरा समझिएगा ध्यान से। ये जो वेदरिंग टर्म यहां पर लिखा हुआ है, इस वेदरिंग को मैं डिसइंटीग्रेशन भी कह सकता हूं। दिस वेदरिंग कैन ऑल्सो बी नोन एज डिसइंटीग्रेशन। और डिसइंटीग्रेशन का सीधा मतलब होता है टूटना। किसी भी चीज को डिसइंटीग्रेट करना है, इसका मतलब उसको तोड़ना है। हालांकि इस रॉक को आप या मैं नहीं तोड़ने जा रहे, इस रॉक को तोड़ेंगी वो चीजें जो एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती हैं। कैसे कैसे टूटेगी रॉक, समझते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग कितने प्रकार की हो सकती है। तो वेदरिंग कायदे से 3 प्रकार की होती है। फिजिकल वेदरिंग, सेकेंड वन इज योर केमिकल वेदरिंग, एंड द थर्ड इज योर बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तीन ही टाइप के तो प्रोसेस होते हैं दुनिया में। आइदर द प्रोसेस विल बी क्लासिफाइड एज फिजिकल, और इट विल बी क्लासिफाइड एज केमिकल, और इट विल बी क्लासिफाइड एज बायोलॉजिकल। इसके अलावा कोई चौथा प्रोसेस होता ही नहीं है। तो फिजिकल वेदरिंग क्या है, केमिकल वेदरिंग क्या है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है, जरा इसको एक ओवरव्यू में समझते हैं। वेदरिंग का मतलब मुझे समझ में आ गया, डिसइंटीग्रेशन। और डिसइंटीग्रेशन का हिंदी मतलब है टूटना। अब मुझे रॉक को तोड़ना है। रॉक टूटेगी तभी तो सॉइल बनी। तो मुझे रॉक को तोड़ना है, तो तोड़ने के पीछे कोई फिजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि भाई पानी आया, फोर्सफुली पानी आके रॉक से टकरा गया। पहली बार टकराने पे हो सकता है रॉक ना टूटे,
लेकिन कंटिन्यू पानी का कांटेक्ट अगर रॉक के साथ होता जा रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 100 साल बाद, कभी ना कभी उस पानी के टकराने से रॉक आपकी टूटेगी। दैट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग। इसके अलावा हवा चल रही है, हवा आके कंटिन्यूअसली रॉक के साथ कांटेक्ट में आएगी, फोर्सफुली हवा कांटेक्ट में आएगी रॉक के साथ, आती जाएगी, रेगुलर कांटेक्ट में आ रही है, लगातार हवा का फोर्स रॉक के ऊपर में पड़ता जा रहा है, कभी ना कभी उस फोर्स के कारण भी आपकी रॉक टूट सकती है। दैट इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ फिजिकल वेदरिंग। इसके अलावा तीसरा कारण और फिजिकल वेदरिंग का समझिए कि कोई रॉक है जो अपने वेट के कारण ही लुढ़कते लुढ़कते कहीं आगे चली गई और फाइनली टूट गई, वो भी एक तरीके की फिजिकल वेदरिंग होगी। तो फिजिकल वेदरिंग का सीधा मतलब है द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स ड्यू टू सम फिजिकल फोर्सेस। कुछ फिजिकल फोर्सेस के कारण अगर आपकी रॉक टूटती है तो उसको मैं फिजिकल वेदरिंग का नाम दे दूंगा। केमिकल वेदरिंग की बात करें तो केमिकल वेदरिंग क्या होगा? भाई एटमॉस्फेयर में तमाम प्रकार की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, वो गैसेस कभी ना कभी रॉक के कांटेक्ट में आएंगी। रॉक क्या है? बहुत सारे मिनरल्स का कंपोजिशन। तो जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो गैसेस रॉक के साथ कांटेक्ट में आएंगी और रॉक के अंदर में जो मिनरल्स मौजूद हैं उन मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेंगी। वो रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आज हवा टकराई और रिएक्शन हुआ और सॉइल बन गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता जाएगा, स्लोली 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 ये जो रिएक्शन था गैसेस और रॉक के बीच में, ये रिएक्शन चलता रहेगा। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी हो सकता था, कार्बोनेशन भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो सकता है। हमको इसकी केमिस्ट्री में नहीं जाना है, हमको सिर्फ इतना पता करना है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि भाई एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं वो गैसेस रॉक के अंदर में जो मिनरल्स थे उन मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेंगी और उस रिएक्शन के कारण देर सबेर कभी ना कभी रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और वो डिसइंटीग्रेशन कहलाएगा केमिकल वेदरिंग का। तो फिजिकल वेदरिंग हुआ डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस, केमिकल वेदरिंग हुआ डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। बायोलॉजिकल वेदरिंग हमको यहां पर नहीं पढ़नी है। बायोलॉजिकल वेदरिंग जैसी कोई भी बात हम सॉइल मैकेनिक्स में नहीं करेंगे। हमारे लिए तो दो ही प्रकार की वेदरिंग होगी, आइदर फिजिकल और केमिकल। फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग का एक ओवरव्यू आपको पता चला कि भाई अगर कोई फिजिकल फोर्सेस, इट कैन बी ड्यू टू वाटर, इट कैन बी ड्यू टू कैन बी ड्यू टू सेल्फ वेट, और भी कई सारे कारण हैं, मैं बताऊंगा अभी अगली स्क्रीन पे आपको। अगर इन फिजिकल फोर्सेस के कारण आपकी रॉक टूटी है तो वो फिजिकल वेदरिंग है, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन के कारण आपकी रॉक टूटी है तो वो केमिकल वेदरिंग कहलाएगी। जरा देखते हैं इस बारे में डिटेल। तो अगर मैं बोल रहा हूं आपसे फिजिकल वेदरिंग कि भाई ये फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, तो फिजिकल वेदरिंग का मतलब तो यही हुआ द वेदरिंग द डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस। हम यही लिख सकते हैं, इट इज द डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस, डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फिजिकल। अब फिजिकल फोर्सेस क्या क्या है, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। दैट कैन बी फोर्स ड्यू टू वाटर, पानी आके टकराएगा रॉक से तो बनी बात है फिजिकल फोर्स ही तो हुआ ही, और एक बार टकराने से रॉक टूटे इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन कंटिन्यू अगर पानी आके टकरा रहा है, रोज पानी आ रहा है, रोज पानी रॉक के साथ टकरा रहा है, तो कभी ना कभी वो पानी उस रॉक को तोड़ेगा और उसी टूटने की प्रोसेस को हम फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। हवा के कारण भी हो सकता है, हालांकि हवा के कारण जो फोर्स आएगा वो फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता कि पहली बार में या दूसरी बार में ही रॉक को तोड़ दे, लेकिन कभी ना कभी रॉक टूट सकती है हवा के फोर्स के कारण भी, वो भी एक फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल होगा। खुद के वेट के कारण भी आपकी रॉक टूट सकती है, खुद के वेट के कारण भी आपकी रॉक टूट सकती है। भाई आप पत्थर का वेट ज्यादा था, किसी कारणवश उसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स आया और वो लुढ़कते हुए कहीं गया और लुढ़कते लुढ़कते कहीं पर जाके टूट गया,
दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग का तो सीधा सिंपल सा मतलब ये हुआ भैया कि इट इज द डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस। और वो फिजिकल फोर्सेस कहां से आए? इट कैन बी ड्यू टू वाटर, इट कैन बी ड्यू टू एयर, इट कैन बी ड्यू टू सेल्फ वेट। टेम्परेचर वेरिएशन भी एक रीजन हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन भी तो एक रीजन हो सकता है कि भाई टेम्परेचर कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चीजें एक्सपांड करती हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है तो चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो रॉक के अंदर में भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन मिलना चालू होगा। और कोई भी चीज जब कंटिन्यूअसली एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कभी ना कभी तो वो टूटती है, और उस टूटने की प्रक्रिया को, उस टूटने की प्रोसेस को भी वी कैन से इट एज फिजिकल वेदरिंग। तो ये हुई फिजिकल वेदरिंग। दूसरी होती है आपकी केमिकल वेदरिंग। द सेकेंड वन इज योर केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब हमको पता है टूटना, और केमिकल वो हमको पता है कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो गया किसके किसके बीच में, जो रॉक आपकी एटमॉस्फेयर में मौजूद थी, उस रॉक और एटमॉस्फेयर में जो तमाम प्रकार की गैसेस हैं, उन गैसेस और रॉक के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण आपकी रॉक अगर टूटी तो उसको मैं नाम दूंगा केमिकल वेदरिंग का। तो इसको लिख सकते हैं हम, इट इज द वेदरिंग ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। It is the weathering due to chemical reactions between rock and gases present in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं, उन गैसेस और रॉक के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो इट कैन बी ऑक्सीडेशन, it can be hydrogenation, it can be carbonation। हमको केमिस्ट्री में नहीं जाना है, हमको नहीं पता करना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि हाइड्रोजनेशन हो रहा है कि कार्बोनेशन हो रहा है, हम नहीं पता करेंगे। ये तो बस हमको इतना जानना है कि ऐसा कुछ हुआ होगा वहां पर, इनमें से कोई सा एक रिएक्शन हुआ होगा, उस रिएक्शन के कारण आपकी रॉक टूटेगी, और टूटने के बाद बन जाएगी आपकी सॉइल। खैर, ये तो हुई वेदरिंग की बात कि केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। लेकिन क्या सिर्फ वेदरिंग होने से रॉक सॉइल में कन्वर्ट हो गई? नहीं, इसके साथ साथ पैरेलल में कई सारे और प्रोसेस हैं जो चल रहे होते हैं उस समय पर। क्या क्या है जरा ध्यान से समझिएगा कि भाई मेरे पास एक रॉक थी, मेरे पास एक रॉक थी। अब इस रॉक के साथ क्या हुआ? मैंने आपसे कहा इस रॉक के साथ हुई आपकी वेदरिंग। ठीक है, ये रॉक वेदर कर गई, यहां पर क्या हो गया? इसके साथ वेदरिंग हुआ। ठीक है, वेदरिंग इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल, कुछ भी हुआ। वेदरिंग होने के बाद क्या होगा? क्या डायरेक्टली आपको सॉइल दिख जाएगी वहां पर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक चीज समझिए कि अगर कोई भी चीज टूट रही है तो टूटने के बाद उसके साथ क्या होगा? या तो टूटकर वो वहीं के वहीं बिखर जाएगी, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, टूटने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर किसी नई पोजीशन पर चले जाएंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? भाई किसी भी चीज को तोड़ा आपने, अब तोड़ने के बाद हो सकता है वही चीज टूटकर वहीं बिखर जाए, या फिर अपनी पोजीशन को छोड़ के किसी नई पोजीशन पर जाकर शिफ्ट हो जाए। मतलब वेदरिंग होने के बाद, रॉक की वेदरिंग होने के बाद जो दूसरा प्रोसेस इसके साथ हो सकता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए अपन यहां पर लिख देते हैं मे और मे नॉट। गारंटी नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन होगा ही होगा। हो सकता है टूटने के बाद ट्रांसपोर्टेशन ना हो, जहां पर टूटे वहीं पर बिखर जाए, या टूटने के बाद किसी कारणवश वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से किसी नई जगह पर ट्रांसपोर्ट कर जाए। तो सेकेंड स्टेप इज द ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लो ट्रांसपोर्टेशन हुआ या ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, जो भी केस रहा हो,
भाई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो टूटकर वहीं पर इकट्ठी हो जाएगी, और अगर ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो किसी नई जगह पर जाकर इकट्ठी होगी, लेकिन इकट्ठी तो होगी ना। इसका मतलब जो तीसरा स्टेप मुझे मिलेगा यहां पर, दैट विल बी डिपोजिशन। भाई देखिएगा, वेदरिंग हुआ, रॉक आपकी टूट गई, कैसे टूटी वो मैंने आपको बता दिया, फिजिकली केमिकली कैसे भी थी, रॉक आपकी टूट गई। टूटने के बाद अगर वो हो सकता है जहां टूटे वहीं पर इकट्ठी हो जाए, या हो सकता है टूटने के बाद किसी नई जगह पर जाकर इकट्ठी हो, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के आगे हमने मे और मे नॉट दोनों लिख दिया। चाहे ट्रांसपोर्टेशन हुआ हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन ना हुआ हो, लेकिन वो टूटी हुई चीज कहीं तो इकट्ठी होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो जहां पर टूटी थी वहीं पर इकट्ठी हो जाएगी, और अगर ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो किसी नई जगह पर जाकर इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, ये तो डिपोजिशन हुआ। अब क्या होगा भाई, आज रॉक का एक हिस्सा टूटकर डिपॉजिट हुआ, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, कई सैकड़ों सालों बाद कोई सी रॉक फिर टूटेगी, और जहां पर यह डिपोजिशन हो चुका था उसके ऊपर वापस से एक और लेयर आकर डिपॉजिट हो जाएगी। कभी ना कभी तो होगा ना ये चीज। भाई जरूरी नहीं कि ये चीज कल ही हो जाए, लेकिन कभी ना कभी तो होगा ना कि ये जो ऑलरेडी एक लेयर डिपॉजिट हो चुकी थी उसके ऊपर एक नई लेयर वापस से आकर डिपॉजिट होगी। कभी ना कभी फिर से वेदरिंग होगा, फिर से ट्रांसपोर्टेशन होगा, और कोई नई लेयर इस पुरानी लेयर के ऊपर में आकर डिपॉजिट हो जाएगी। ये प्रोसेस राउंड द क्लॉक 24/7 365 दिन चलता रहता है। आज भी आपके घर के बाहर जो मैदान है उसमें जो मिट्टी पड़ी हुई है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उस मिट्टी के साथ भी ये सारी चीजें चल रही हैं, उस मिट्टी के साथ भी वेदरिंग हो रहा है, उस मिट्टी के कांटेक्ट में भी पानी आ रहा है, उस मिट्टी के कांटेक्ट में हवा आ रही है, उस मिट्टी के कांटेक्ट में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जिसके कारण वो मिट्टी के पार्टिकल्स और ज्यादा छोटे पार्टिकल्स में टूट रहे होंगे। मतलब वेदरिंग हो रही है अभी भी। फिर पानी हवा किसी कारणवश वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी हो रही होगी, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद किसी नई जगह पर जाकर डिपॉजिट भी हो रही होगी। फिर कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद एक नई लेयर इसके ऊपर में वापस से आके डिपॉजिट होगी, और ये डिपॉजिशन लेयर बाय लेयर चलता जाएगा, और उसको मैं कहूंगा अपहीवल। उसको मैं कहूंगा अपहीवल। तो सबसे पहले तो होगा वेदरिंग, वेदरिंग के बाद होगा ट्रांसपोर्टेशन। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चाहे ट्रांसपोर्टेशन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, डिपोजिशन तो होगा। ये एक लेयर का डिपोजिशन था, इसके ऊपर में दूसरी लेयर आके डिपॉजिट होगी, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर। तो लेयर के ऊपर लेयर का डिपोजिशन जो है दैट इज नोन एज अपहीवल। इसके बाद क्या खत्म, सॉइल बन गया? नहीं, इसके बाद वापस से आपका यह प्रोसेस चालू हो जाएगा। कौन सा वाला? वेदरिंग वाला। तो सबसे पहले हुआ आपका वेदरिंग, वेदरिंग के बाद मिला आपको ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद होगा डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद अपहीवल, और अपहीवल के बाद वापस से उस पूरे जो लेयर बाय लेयर डिपोजिशन हुआ था ना, जो मटेरियल इकट्ठा हुआ था लेयर बाय लेयर, उसके साथ वापस से वेदरिंग चालू हो जाएगा। वेदरिंग के बाद वापस से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद वापस से डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद फिर से अपहीवल, फिर वो जो अपहीवल वाला मटेरियल मिला उसके साथ वापस से वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल। ये पूरा प्रोसेस राउंड द क्लॉक 24/7 365 दिन चलता रहता है। अभी भी आपके घर के बाहर वाली मिट्टी पर ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी भी पानी, हवा आके उस मिट्टी के पार्टिकल से टकरा रहा है, जिसके कारण वो मिट्टी के पार्टिकल्स और ज्यादा छोटे पार्टिकल्स में टूट रहे होंगे। टूटने के बाद हो सकता है वो वहीं के वहीं इकट्ठे हो जाए या किसी नई जगह पर जाकर इकट्ठे हो, लेकिन होगा, डिपोजिशन तो होगा। और एक लेयर के डिपॉजिट होने के बाद उसके ऊपर में दूसरी लेयर भी कभी ना कभी आकर डिपॉजिट होगी, वो अपहीवल। जब लेयर बाय लेयर डिपोजिशन हो गया तो ये जो थिकनेस मिली आपको, इसके साथ वापस से वेदरिंग चालू हो जाएगी। तो सॉइल का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये आप देखो ना,
ये कहीं पर खत्म थोड़ी हो रहा है भाई। पहला स्टेप मैंने बोला वेदरिंग, दूसरा बोला ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा बोला डिपोजिशन, चौथा बोला अपहीवल। अपहीवल होने के बाद सॉइल बन जाएगी फाइनली? नहीं, अपहीवल के बाद वापस से स्टेप नंबर 1 चालू हो जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू होता है सॉइल के फॉर्मेशन का। देखने में बड़ा आसान है, लेकिन इन सारे प्रोसेस को होने में कई सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज रॉक टूटी और कल आपको उसकी जगह पे सॉइल दिखना चालू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो सॉइल आपको अपने घर के बाहर दिख रही है, उस सॉइल को बनने में ना जाने कितने करोड़ों साल, अरबों साल, सैकड़ों साल लग चुके होंगे। जिस दिन से धरती आई है, जिस दिन से धरती का एग्जिस्टेंस हुआ है, तब से ये प्रोसेस चल रहा है, आज भी चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक ये धरती है। अब वेदरिंग का मतलब तो हमको क्लियर हो गया, डिपोजिशन का मतलब भी हमको समझ में आ रहा है कि भाई टूटने के बाद इकट्ठा हो जाना। अपहीवल भी समझ में आ रहा है, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होना, एक लेयर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये अपहीवल कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो इस टूटे हुए चीजों को, इस टूटे हुए टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा सकती है। जरा समझिए इस बारे में। तो हम बात करते हैं यहां पर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि भाई किस किस कारणों से जो रॉक वेदर हुई थी, जिस रॉक की वेदरिंग हुई थी, वो किन किन कारणों से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो जरा यहां पर हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखिएगा जरा, यहां पर मैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख रहा हूं। सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो भैया हवा ही होगा। हो सकता है धरती के किसी कोने पे पानी ना हो, लेकिन हवा तो होगी, ये 100% तय है। तो हवा के कारण अगर वेदर किए डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स जो हैं, टुकड़े जो टूट के मिले थे, वो अगर हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो मैं जो मिट्टी मिलेगी मुझे, उस सॉइल को नाम दूंगा एओलिन का। द सॉइल विल बी टर्म्ड एज एओलिन। फिर इसके बाद दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कह रहा हूं सेल्फ वेट। खुद के वेट के कारण भी तो टूटे हुए टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। मान लो वो चट्टान किसी स्लोपिंग सरफेस पे थी, जब वो चट्टान टूटी, आइदर फिजिकली और केमिकली, टूटने के बाद अपने वेट के कारण भी तो एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट कर सकते थे। तो अगर खुद के वेट के कारण शिफ्टिंग हो रही है, तो द सॉइल विल बी नोन एज कोलुवियल सॉइल। द सॉइल विल बी टर्म्ड एज कोलुवियल सॉइल। नदी का पानी, जिसको मैं रनिंग वाटर कह रहा हूं, नदी का पानी भी तो अपने साथ पत्थरों को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को बहाते हुए ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर रनिंग वाटर मतलब नदी का पानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, तो जो सॉइल आपको मिलेगी दैट इज नोन एज एल्यूवियल सॉइल। उस सॉइल को हम एल्यूवियल सॉइल का नाम देंगे। द सॉइल विल बी टर्म्ड एज एल्यूवियल सॉइल। इसके अलावा समुद्र का पानी, नदी के पानी और समुद्र के पानी को मैं अलग अलग कैटेगरी में सिर्फ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि दोनों पानी की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। तो रनिंग वाटर मतलब नदी का पानी और सी वाटर समुद्र का पानी। तो जो सॉइल आपको मिलेगी दैट इज नोन एज मरीन सॉइल। द लास्ट फ्रेश वाटर, जो नेचुरल झरने होते हैं, नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं, उसको फ्रेश वाटर की कैटेगरी में रख रहे हैं। उसके कारण अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो सॉइल विल बी नोन एज लेकेस्ट्रीन। उस सॉइल को मैं नाम दूंगा लेकेस्ट्रीन का। तो ये कुछ जनरल बातें हैं कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि किस किस कारणों से आपकी सॉइल जो है, या जो पत्थर थे, जो रॉक्स थी, डिसइंटीग्रेट होने के बाद किन किन कारणों से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब एक बात और समझिए,
मैंने यहां पर आपसे बोला कि ट्रांसपोर्टेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो किन किन कारणों से हो रहा है वो आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, डिपोजिशन और अपहीवल तो होगा ही होगा। अब सुनिएगा जरा ध्यान से बात, कि अगर आपकी रॉक थी, रॉक के साथ वेदरिंग हो गई, मान लिया मैंने वेदरिंग हो चुकी है, वेदरिंग के बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वेदरिंग हो गई और वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर टूटी थी वहीं पर इकट्ठी होना चालू हो जाएगी और अल्टीमेटली वहीं के वहीं सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसी सॉइल को नाम दिया जाएगा रेसिड्यूअल सॉइल का। दिस टाइप ऑफ सॉइल विल बी नोन एज रेसिड्यूअल सॉइल। कब? अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तो सॉइल विल बी रेसिड्यूअल सॉइल, और अगर ट्रांसपोर्टेशन हो जाए तो इट विल बी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। आई बात समझ में? बाकी देखिए, ये कोई कंसेप्चुअल बात नहीं बोली मैंने आपसे, एक जनरल सी बात है कि भाई वेदरिंग तो होना तय है, वेदरिंग होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के पास ऑप्शन था, ट्रांसपोर्टेशन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। डिपोजिशन अपहीवल तो होगा ही होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं भी हो तो जहां पर टूटेगी वहीं पर डिपोजिशन चालू हो जाएगा, और अगर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो किसी नई जगह पर जाकर डिपोजिशन होगा, लेकिन डिपोजिशन तो होगा। तो कहने की बात यह है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तो जो सॉइल आपको मिलेगी उस सॉइल को मैं नाम दूंगा रेसिड्यूअल सॉइल का, और अगर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो सॉइल विल बी टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो अगर कहीं पर आपको यह टर्म लिखा मिले, हालांकि चांसेस बहुत कम है कि कोई इन सब के बारे में आपसे कभी कोई पूछेगा, रेसिड्यूअल सॉइल ये कब मिलेगी? अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तो आपको मिलेगी रेसिड्यूअल सॉइल, और अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जो सॉइल मिलेगी आपको दैट विल बी नोन एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल इफ ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स। अगर ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, नहीं हुआ तो रेसिड्यूअल सॉइल। एक जनरल बात मैं आपसे बोलता हूं, दुनिया में अराउंड 90 to 95% जो सॉइल आप देख रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल ही होती है। अरे भाई कब तक नहीं होगी ट्रांसपोर्ट? आज रॉक टूट गई, मान लो टूटने के बाद आज वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर ही इकट्ठा होना चालू हो जाए, आज नहीं तो कल, नहीं तो 15 साल 20 साल बाद कभी ना कभी हवा, पानी या किसी और कारण से वो टूटी हुई चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो ही जाएगी। तो रेसिड्यूअल सॉइल के मिलने की संभावना बहुत कम होती है। अराउंड 5 to 10% ऑफ द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस इज रेसिड्यूअल सॉइल। अदरवाइज द मैक्सिमम सॉइल जो कि धरती पर हमको मिलती है, अर्थ सरफेस पर हमको मिलती है, दैट इज एक्चुअली द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो यहां पर ये जो मैंने सॉइल के कुछ नाम लिखे हैं, एओलियन, कोलुवियल, एलुवियल, मरीन सॉइल, लैक्यूस्ट्रीन सॉइल, ये सारी सॉइल ट्रांसपोर्टेड सॉइल ही तो हुई। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर हवा के कारण ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जो सॉइल आपको मिली है उसको मैंने एओलियन नाम दिया है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हुआ ना। तो एओलियन हो, चाहे कोलुवियल हो, चाहे एलुवियल हो, चाहे मरीन हो, चाहे लैक्यूस्ट्रीन हो, ये सारी सॉइल ट्रांसपोर्टेड सॉइल की कैटेगरी में आती है। रेसिडुअल सॉइल का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, क्योंकि रेसिडुअल सॉइल के मिलने की संभावना ही बहुत कम होती है। आज मान लो कहीं पर कोई सी मिट्टी है जो आज तक कभी ट्रांसपोर्ट हुई नहीं थी, मान लो ऐसी कहीं कोई जगह पर किसी कोने में ऐसा कोई मिट्टी का मेरे पास डिपॉजिट है जो आज तक कभी ट्रांसपोर्ट हुआ ही नहीं था। कब तक नहीं होगा? कभी ना कभी हवा, पानी के कारण वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी ही होगी। मतलब अल्टीमेटली मैक्सिमम सॉइल विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। वो एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेड सॉइल की कैटेगरी में ही होती है। रेसिडुअल सॉइल हार्डली 5 से 10%, 5 से 10 भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 5 से 10% के फिगर को आप ध्यान में रखें। 5 से 10% सॉइल ही धरती पर ऐसी है विच इज रेसिडुअल इन नेचर। अदरवाइज द मैक्सिमम सॉइल विच इज फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल।
तो ये बेसिक बातें हुई रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द सॉइल की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है इस टॉपिक का, लेकिन मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। हालांकि ये जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है ये कोई टेक्निकल इंट्रोडक्शन नहीं था, यहां पर हमने सॉइल बनती कैसे है सिर्फ यही जाना है, जो कि जानना हमारे लिए जरूरी भी था, क्योंकि हम इस सॉइल के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस आगे आने वाले चैप्टर्स में करने वाले हैं। तो भाई जिस मटेरियल का एनालिसिस करना है उस मटेरियल का फॉर्मेशन समझना एक हमारी ड्यूटी थी, तो वो हमने यहां पर एक बेसिक नॉलेज लिया। अगले लेक्चर से जब हम मिलेंगे तो सॉइल मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फेज रिलेशनशिप की शुरुआत करेंगे, और उस फेज रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले हम ये भी जानेंगे कि सब्जेक्ट को सॉइल मैकेनिक्स क्यों कहते हैं। सॉइल तो हमको समझ में आ गया क्या है, मैकेनिक्स शब्द क्यों जोड़ा गया है इस सब्जेक्ट में, सॉइल मैकेनिक्स क्या है, क्या क्या पढ़ना है फेज रिलेशनशिप में, ये सारी बातें जानेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।